हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी में आपका ये है 20/12/2021 का क्वेश्चन पेपर 2 का है जो मैथ साइंस के सेक्शन में है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। गणित के शिक्षण में जीन पियाजे के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ है जो शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए गणित पढ़ाने के दौरान? पहला ऑप्शन है कक्षा में समूहों में विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ग्रुप वाइज इसको डिस्कशन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल आयु विशेष समस्या समाधान कार्य करना चाहिए, ये भी उचित नहीं है। समुदायों में योजनाबद्ध भ्रमण, ये भी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नहीं है। कह रहा है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्त कौशल सामग्री से कार्य करना चाहिए, ये एकदम सही बात है। क्या है कि हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। क्या है कि हस्त कौशल सामग्री में जैसे उससे क्या है कि बच्चे का जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगा। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में हस्त कौशल सामग्री है इसका उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गणित पाठ्य योजना का विशेषता है कौन कौन, तब हम लोग उस पर छांट लेंगे। तो कह रहा है कि गणित पाठ्य योजना में क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया को नियमित, व्यवस्थित, असुव्यवस्थित बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया हमको। दूसरा कह रहा है कि शिक्षकों को जो बच्चों को पढ़ाने या सीखने की ज़रूरत और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। तो ये अंतर्दृष्टि विकसित करने का मदद है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ये भी सही बात है। अब कह रहा है और भी क्या है पाठ्य योजना का गुण कि एक शिक्षक को बच्चों को सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभ्यास करने और उसमें निपटने में मदद मिलती है। तो पाठ्य योजना का ये सब गुण है, हमको ये भी मिल गया आपका, ठीक है, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। ये तत्काल ये चीज़ सही नहीं है, पाठ्य योजना का ये विशेष गुण नहीं है जो तत्काल सुधार करने का उपाय जो है ना ये आपका आदत विकसित करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। बाकी आपका हमको नहीं चाहिए इसलिए ये नहीं है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कारण निम्नलिखित में से गणित के अध्यापक के प्रभावशाली लक्षण है। अब कह रहा है गणित जो है पढ़ाएगा शिक्षक, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? पहली बात है कि बच्चे का जो सफलता है और असफलता है वो गणित का शिक्षण का जो प्रभावशीलता है वो उस पर डिपेंड करता है। पहला कह रहा है कि विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अगर बच्चे टीचर खुद अगर सक्षम नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है तो बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। दूसरा कह रहा है छात्रों को कार्य विधिक ज्ञान देने में योग्य है जिसमें कि वे प्रश्नों को हल कर सके। ये बहुत उचित नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चों को मतलब प्रश्न वो खुद क्वेश्चन को हल कर सके, ये बहुत बड़ा उपलब्धि भी नहीं, ये प्रभावशाली में नहीं आता है। ऑप्शन सी देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा में उद्दीपन वातावरण को स्थापित करता है जो कि अधिगम के लिए अनुकूल है। हाँ, उद्दीपन अगर व्यवस्था बना रहे, वातावरण बना रहे क्लासरूम में तो बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सीखते हैं। ऑप्शन डी है नए गणितज्ञ ज्ञान और प्रभावशाली अध्ययन योजनाओं का लगातार अनुसंधान करता है। जो अच्छा शिक्षक है वो नया नया नॉलेज को ऐड ऑन करता है और वो फिर अनुसंधान करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में ए बी सी डी में बी जो है ये सही नहीं है। तो अब हमारे पास बचा क्या क्या, ए सी और डी। तो ए सी और डी ये है आपका
ऑप्शन नंबर ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी में हमको मिला है। तो ऑप्शन 4 है, ये आपका सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 54 में, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गणित शिक्षक के लिए उपयुक्त क्या है, पहला देखते हैं कि गणितीय प्रयोगशाला का उपयोग करेगा, तो ये सीखने में बच्चे को हेल्पफुल होगा। गणितीय खेलों और पहेलियों का उपयोग, बच्चे को सीखने के लिए जो भी गतिविधि होगा, खेल पहेलियों का उपयोग करना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। ऑप्शन सी तीसरा में कह रहा है अंतमुक्त प्रश्नों का उपयोग। अंतमुक्त प्रश्नों का उपयोग करने से बच्चों में जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक है, वो भी डेवलप होता है। ऑप्शन डी है औपचारिक कलन विधि का उपयोग। ये औपचारिक कलन विधि का उपयोग ये सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उपयुक्त नहीं है ये पूछा है, तो औपचारिक कलन विधि ये उपयोग नहीं है। इसके बजाय अनुप्रयोगों के माध्यम से जो सीखना होता है बच्चे का, वो ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुपात और समानुपात की एक कक्षा है। माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक जो एक टीचर है हाई स्कूल के लेवल के, वो कह रहा है श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों का असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, एक है समानुपात और एक है असमानुपात। तो उसको क्या करना है कि समानुपात तो समझ रहा है कि सोच रहा होगा, बच्चा समझ रहा होगा, लेकिन असमानुपाती जानने के लिए एक मूल्यांकन कर रहा है। तो निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। हमको जानना है असमानुपाती, समानुपाती नहीं पूछा है। कह रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन 1 में कह रहा है सीता और सोहा ने एक ही फार्म में मक्का बो रही है। सीता ने 4 पंक्तियां और सोहा ने 6 पंक्तियां लगाई। यदि सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है तो सोहा का मक्का तैयार होने में कितना समय लगेगा। ऑब्वियस बात है, इसका 4 पंक्ति हो या 6 पंक्ति हो, अगर 8 सप्ताह टाइम लग रहा है तो इसका 4 पंक्ति में भी 8 सप्ताह ही समय लगेगा। तो ये समानुपाती जैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये असमानुपाती का क्वेश्चन दिख रहा है। तो हम लोग अभी तक इसको होल्ड करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एक विद्यालय प्रति 8 छात्रों के लिए दूध के 3 डिब्बों का ऑर्डर करता है। 8 बच्चे के लिए 3 डिब्बा ऑर्डर करता है, तो 624 बच्चे के लिए तो हम क्या करेंगे, 624/8 और यहाँ पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक समानुपात का क्वेश्चन बन लग रहा है भी। ऑप्शन 3 में देखते हैं। एक विद्यालय ने छात्रों का अध्यापकों के 16:1 है, मतलब 16 बच्चे पे 1 अध्यापक, तो 1248 छात्रों पर कितना, तो ये भी निकल जाएगा। तो ये एक समानुपाती है कि हर 16 स्टूडेंट पे 1 टीचर, तो 1248 पर कितना है वो निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4/6 = x/15। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10। तो ये सारा समानुपाती है, लेकिन 4 पंक्ति को मक्का बोया और 8 सप्ताह बाद वो तैयार होगा, 6 पंक्ति में भी तो 8 ही सप्ताह में तैयार होगा। तो ये हो गया आपका आंसर जो असमानुपातिक पूछा था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यदि कोई शिक्षक गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान मुक्त अंतमुक्त समस्याओं का प्रयोग करता है तो यह तकनीक किसको बढ़ावा देगा। मतलब जिसका हम लोग अगर कहेंगे तो आंसर का एक विभिन्न तरीका है, अलग अलग तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ये हो गया आपका अंतमुक्त, फ्री एंडेड। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा, तो सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। मतलब वो अलग अलग तरीके, भिन्न भिन्न तरीके से वो सोचेगा, तो वो आपका क्रिएटिविटी, वो लॉजिक जो है वो बढ़ावा देगा। अब ऑप्शन इसका ये सही बात है। अपसारी चिंतन इसको भी बढ़ावा देगा, ये भी कई एक तरीके से सोचेगा। कक्षा में समतापूर्ण अवसर ये भी सोचेगा। अब कह रहा है ये भी बढ़ावा देगा। अभिसारी चिंतन इस टाइप का क्वेश्चन है कि सूर्य पूरब में उगती है, यस या नो, ठीक है, या कोई एक फिक्स्ड आंसर होता है, तो वो हो गया अभिसारी। ये अभिसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा।
अंतमुक्त क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम अब देखेंगे ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि ए बी सी किस में है, तो ए बी सी आपका 3 में है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? प्रत्येक गणितीय अवधारणा और अधिक गणितीय अवधारणा को उत्पन्न करती है। दूसरा ऑप्शन है, गणितीय विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित करता है, अमूर्त से मूर्त की ओर। तीसरा ऑप्शन, गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित करता है। तो इसमें सही कौन सा है? पहला ये भी सही है। क्या है कि गणितीय अवधारणा जो है और भी अधिक गणितीय अवधारणाओं को उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के 4 × 2 करेंगे तो = 4 + 4 भी लिख सकते हैं, तो वो और भी अधिक गणितीय अवधारणा को उत्पन्न करती है। अब दूसरा ऑप्शन बी में कह रहा है, गणितीय विचार अमूर्त से मूर्त की ओर विकसित करता है। तो ये अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या? मूर्त से अमूर्त। तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं ऑप्शन सी में, गणितीय विचार विशेष से सामान्य की ओर विकसित करता है। तो एक शिक्षक हमेशा जो है ना विशेष से सामान्य कथनों की ओर बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहता भी है। इससे क्या है कि शिक्षक जो है ना अधिक सामान्य विषयों को आगे बढ़ने के लिए विशेष जानकारी देती है, उसके बाद वो सामान्य की ओर आता है। तो ए और सी सही है। तो ए और सी सही किस में है? तो आपका 2 में है। तो ये हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब वह 1 या 2 अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी में के आंकड़ों पर परिसर से बाहर होगा। तो इसका क्या है कि ये है आपका माध्य, इसका सही आंसर है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका ने अपनी ज्यामितीय कक्षा में निम्न नीतियों का उपयोग किया। क्या क्या? निम्न नीतियों का उपयोग किया। पहला कह रहा है, विविध कोणों को मापने के लिए भेज या परीक्षणों का समूहों का उपयोग किया जो 15 डिग्री के लगभग में है। दूसरा है, विभिन्न कोणों को कटे हुए टुकड़ों को अतिछादित कर समान माप वाले कोणों को ज्ञात करना है। ये सब अब उसका नीति है। अब कह रहा है कि तीसरा है, एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाली पेंसिल का उपयोग करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए। कह रहा है कि शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त शैक्षिक विधि, जो 3 विधि था ऊपर, का केंद्र क्या है? बहुभुजों के कोणों के योग के गुण को पढ़ना, ये नहीं। कह रहा है कोणों के मापों की असंख्यात्मक तुलना, ये भी नहीं। रेखाएं और गुणनखंडों का अवधारणा का परिचय, ये भी नहीं। ये है आपका अमानक इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप करना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। पहले अमानक इकाई लिया, उसके बाद फिर क्रियाकलाप करके मानक इकाइयों से परिचित हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के गणित शिक्षक में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि कह रहा है क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना। एक शिक्षक है जो बच्चे को क्रियाकलाप करा रहा है और वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्रियाकलापों द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन और परिकलन प्रवाह के विकास को विकसित करता है। एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा, क्रियाकलाप छात्रों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है और शिक्षकों द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करने का एक साधन है। ठीक है, ये भी सही बात है। क्रियाकलाप शिक्षक को पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करने में सहायता करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर वो क्रियाकलाप से पढ़ा रहे हैं तो वो टाइम से पहले सिलेबस पूरा कर ले, ये बात सही नहीं है। समय सारणी के बहुत सारे खाली कलांशों का उपयोग
क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। तो ये भी बात सही नहीं है कि आपका जो भी टाइम टेबल में खाली समय है उसको क्रियाकलापों के लिए मतलब किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका पहला ए और बी सही है, ए और बी सही है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे ए और बी आपका 2 नंबर में सही है, तो ये आपका सही आंसर है। तो हम लोग देखें मैथ पेडागोजी का ये क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये मैथ पेडागोजी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आप लोग कोशिश करें कि जब भी अगर पेपर 2 में 10 क्वेश्चन है तो 9 बन जाए, और पेपर 1 में अगर 15 क्वेश्चन है तो 13-14 तो हर हाल में बने। ये अपना अगर इसको समझ विकसित कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और यहाँ के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे का जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। फिर इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा, और हर सब्जेक्ट का पेडागोजी हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना ऑनलाइन क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे इसी तरह। थैंक यू।